नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के योगों की। खास तौर से उन योगों का जिक्र आज हम करेंगे क्योंकि कई तरीके के योग चंद्रमा के होते हैं, लेकिन जिन योगों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। 3 अशुभ योग हम आपको बताएंगे चंद्रमा के, और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे अशुभ योग बन रहे हैं तो क्या कुछ उपाय करके उनका समाधान किया जा सकता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा के फल आपको खराब मिल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो भूल कर भी मोती धारण मत करिएगा। चंद्रमा अगर खराब हो और आप मोती पहन लें तो ये मानसिक स्थिति को बुरी तरह से बिगाड़ सकता है या मानसिक रूप से छाती की, लंग्स की तकलीफ आपको दे सकता है। हो सकता है चंद्रमा आपकी कुंडली का लग्नेश हो सकता है भाग्याधिपति हो, लेकिन अगर वो खराब स्थिति में है, शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में मोती धारण करना बेहतर नहीं होगा। तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ ये एक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। तो अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा आपका कमजोर है तो मोती धारण आप बिल्कुल ना करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंचांग पर आ जाते हैं। देखते हैं 22 नवंबर यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 22 नवंबर 2022, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह के 8:49 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, रात के 11:12 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि दिन शुभ आपका बीते, कोई भी कार्य आप करें तो वो सफल रहे, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए अब चंद्रमा के 3 अशुभ योगों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि समाधान हम आज आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताने वाले हैं अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा के ये 3 अशुभ योग बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि चंद्रमा से बनने वाले ये योग कौन से हैं और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंडित जी, जैसा कि रेखा ने कहा कि आज हम चंद्रमा के 3 अशुभ योगों की बात करेंगे, और ये योग अगर आपकी कुंडली में हैं तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा के योग आखिर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में हम चंद्रमा को संपूर्ण ग्रह मानते हैं और ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। चंद्रमा का सीधा असर आपके मन पर और आपके संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से जो भी योग बनते हैं, अच्छे योग बने तो भी और बुरे योग बने तो भी, हर एक योग अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योग बहुत ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मानसिक रूप से आपकी बड़ी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए इन योगों का सही समय पर उपाय करना जरूरी है, अन्यथा
आप मन की परीक्षा देते देते थक जाएंगे, मानसिक रूप से आप ठीक नहीं होंगे और ये परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी। मुख्य रूप से चंद्रमा के 3 अशुभ योग हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 अशुभ योग ज्यादा हैं। वो योग हैं केमद्रुम योग, ग्रहण योग और विष योग। हम 3 उन अशुभ योगों की बात करेंगे जो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा निगेटिव असर डाल सकते हैं। एक है केमद्रुम योग, एक है ग्रहण योग और एक है विष योग। तो चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि कौन कौन से योग यहाँ पर चंद्रमा से बनते हैं, और अगर आपकी कुंडली में भी ये योग हैं जो कि बुरा प्रभाव आपके जीवन में दे रहे हैं तो क्या कुछ उपाय आप करेंगे, ये आपको आगे बताएंगे। आते हैं अब राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, संतान पक्ष की समस्या आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। चिंताएं कम होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको निरंतर मिलता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन का खर्च आपके बढ़ा रहेगा। कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में आप व्यस्त बने रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, नौकरी के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। परिवार की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से हमने जाना कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। बाकी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त अब हो गया है ईमेल का। देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। आज का जो पहला मेल है वो हमें रंजीता जी ने लिखा है और रंजीता जी ये मेल लिखती हैं हमें चंडीगढ़ से। उनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है मोहाली। मेल लिखती हैं हमें चंडीगढ़ से। रंजीता जी लिख रही हैं कि अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया है, तो आगे विवाह की क्या संभावना है, शादी होगी या नहीं होगी, और अगर विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रंजीता जी, आपकी कुंडली में विवाह ना होने के योग नहीं हैं। विवाह आपका अवश्य होगा और ये जाने रहिए कि विलंब से विवाह होने के योग बनते हैं, लेकिन विवाह नहीं होगा ऐसी संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। आपके विवाह होने का जो सही समय है वो इस कुंडली में 2023 के अंत में दिखाई दे रहा है। 2023 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में आपका विवाह होना चाहिए। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ,
और कुल मिला के आपका वैवाहिक जीवन ठीक बना रहेगा। शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय किया जाए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें। आपकी ये जो मनोकामना है वो जल्दी और बेहतर तरीके से पूरी होगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी अपना सवाल हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब चंद्रमा के अशुभ योगों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कौन कौन से योग होते हैं इसकी जानकारी तो पंडित जी ने हमें दे दी है। तो सबसे पहले उन्हीं में से एक योग की हम बात करते हैं और वो है केमद्रुम योग। तो ये क्या होता है और इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी आप? चंद्रमा का जो पहला अशुभ योग है उसे कहते हैं केमद्रुम योग। होता क्या है और अगर कुंडली में है तो इससे निपटा कैसे जाए, इसके लिए उपाय क्या किए जाएं? आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है उसके पहले वाले खाने में या उसके बाद वाले खाने में, उसके दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। ये और ज्यादा निगेटिव तब होता है जब उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो। वैसे तो किताब ये कहती है कि दोनों तरफ ग्रह ना हो केमद्रुम योग बन जाता है, लेकिन अगर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो ये और ज्यादा निगेटिव स्थिति मानी जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का, साइकोलॉजिकल बीमारियों का या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मानसिक बीमारियां होती हैं या मानसिक पीड़ा होती है, इसकी संभावना बन जाती है। और कभी कभी एपिलेप्सी जैसी यानी मिर्गी जैसी भी समस्या हो जाती है। तो चंद्रमा अगर आइसोलेटेड है, अगर कुंडली में अकेला है तो केमद्रुम योग बनेगा और ये मानसिक रूप से आपको समय समय पे तकलीफ देता रहेगा, समय समय पर आपको कष्ट पहुंचाता रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? पहला उपाय ये है कि रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करिए। हर महीने में एक बार शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइए और जल चढ़ाइए। अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं। भगवान शिव की अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान शिव का अगर ध्यान करते हैं, भगवान शिव के लिए अगर आप मंत्र जप करते हैं तो इससे आपका केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कुंडली में केमद्रुम योग से आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, अगर आप भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव का मंत्र जप करें तो निश्चित रूप से केमद्रुम योग कुंडली में भंग हो जाएगा। तो पहले अशुभ योग केमद्रुम योग के बारे में पंडित जी ने हमको बताया कि क्या प्रभाव उसका होता है अगर आपके कुंडली में भी वो है, और किस तरीके से कुछ उपाय करके आप उस प्रभाव को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ये भी आपने जाना। दूसरे अशुभ योगों की बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं एक बार फिर से राशियों पर और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी परेशानी 1-2 दिन के लिए हो सकती है। धन के नुकसान से इस समय आप बचिएगा। पारिवारिक जीवन का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में इस समय कोई परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ काम इस समय पूरा होगा। डूबा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं उन्होंने भी जान लिया पंडित जी से कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के हमारे दूसरे ईमेल का। देखते हैं आज का ये दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है, क्या कुछ उनकी समस्या है जिसका समाधान वो पंडित जी से जानना चाहते हैं। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो राजश्री जी ने हमें लिखा है और राजश्री जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1974, 1974। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि कुछ दिनों पहले अपने पति के साथ मिल करके इन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया है। व्यवसाय आगे कैसा चलेगा और भविष्य में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राजश्री जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने अपने पति के साथ मिलकर के जो व्यापार शुरू किया है, ये व्यापार आगे अच्छा चलेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगस्त 2023 तक थोड़ा धैर्य रखिएगा। अगस्त 2023 के बाद इस व्यापार में उन्नति की संभावना ज्यादा है। जो दशा आपकी चल रही है वो व्यापार और धन के लिए ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखती है। तो हड्डियों का, नसों की समस्या का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करें व्यापार को बेहतर करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा बनवा करके जरूर पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप करें तो आपका जीवन भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और व्यापार में आपको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए, सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे, यानी कि आपके ईमेल्स अभी और बाकी हैं। लेकिन अगर आप उन दर्शकों में से हैं जिन्होंने अभी तक अपने सवाल नहीं भेजे हैं तो जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अब आते हैं चंद्रमा के दूसरे अशुभ योग पर और बात अब कर लेते हैं ग्रहण योग की। तो क्या होता है ग्रहण योग और इसको किस प्रकार कुछ उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। चंद्रमा का पहला अशुभ योग आपको बताया केमद्रुम। दूसरा अशुभ योग है ग्रहण योग। ये होता क्या है? चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ हो तो ग्रहण योग बन जाता है। वैसे तो देखिए, परफेक्ट ग्रहण योग तब बनेगा जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक होंगे और राहु केतु के एक्सिस में होंगे,
तो इसको हम संपूर्ण ग्रहण योग कहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा राहु के साथ हो तो भी ग्रहण योग की छाया या ग्रहण योग का इंपैक्ट आ जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो मानसिक उतार चढ़ाव होता है, मेंटली साइकोलॉजिकली समस्याएं होती हैं, व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता, मन भटकता रहता है, मन में चिंताएं होती हैं और मन कंफ्यूज होता है, भ्रम में पड़ा रहता है। मन की समस्याएं परेशान करती हैं और चंद्रमा राहु का संबंध कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है। चंद्र राहु का संबंध धनवान भी बनाता है, लेकिन चंद्र राहु का संबंध किसी और नकारात्मक ग्रह से अगर जुड़ जाए तो यह दरिद्रता भी पैदा करता है, ऐसा देखा गया है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में चंद्र और राहु का ग्रहण योग है? तो पूर्णिमा का उपवास रखिए और इस दिन केवल लिक्विड लीजिएगा, नींबू पानी, दूध, फलों का रस, नारियल पानी, केवल लिक्विड ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिए। पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा, उनके मंत्रों का जप करिएगा या उनका ध्यान करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बांध करके गले में धारण करिएगा, किसी भी शनिवार को या बुधवार को। ग्रहण योग की दशा में, चंद्रमा राहु के संबंध की दशा में पन्ना पहनने से बहुत फायदा होता है। तो अगर चंद्र राहु का ग्रहण योग कुंडली में है तो आप सलाह लेकर के एक पन्ना भी पहन सकते हैं। इससे चंद्रमा राहु के ग्रहण योग का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर भी एक बात याद रखनी चाहिए कि भगवान शिव की पूजा यहां पर भी आवश्यक है। और भगवान शिव की पूजा खास तौर से अगर पूर्णिमा के दिन की जाए, फुल मून के दिन की जाए, तो चंद्रमा के ग्रहण योग का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा के दूसरे अशुभ योग ग्रहण योग के बारे में पंडित जी यहाँ पर बता रहे थे आपको, किस प्रकार आप इसके जो बुरे प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आप दूर कर सकते हैं। यह आपने जान लिया है। अब आखिरी कौन सा अशुभ योग है उसके बारे में हम अब से कुछ ही देर में पंडित जी से जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं राशियों का हाल। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, नया कारोबार इस समय आपका शुरू हो सकता है, नए व्यापार की तरफ जा सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और अगर प्रयास करें तो आपको आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए, सोच समझकर ही निर्णय लेना बेहतर होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाना अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नौकरी में आपकी उन्नति होगी।
भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम से आपको इस समय बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जाना और लगातार हम आपको चंद्रमा के अशुभ योगों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और किस प्रकार उन अशुभ योग के प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं ये भी बता रहे हैं। और फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले वक्त हो गया है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न निर्माण जी ने हमें लिखा है। उड़ीसा से लिखते हैं निर्माण जी। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1969, 1969। जन्म का समय है सुबह के 8:45 और जन्म का स्थान है भुवनेश्वर। ये लिख रहे हैं कि काफी समय तक नौकरी करने के बाद अब ये एक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो व्यापार में सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए और आगे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? निर्माण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप जो व्यापार में गए हैं, ये व्यापार आपका सफल होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अप्रैल 2023 तक शांति रखिए। अप्रैल 2023 के बाद जो आपकी खाने पीने की चीजों का या वस्त्रों का व्यापार आप करते होंगे, वो व्यापार आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका जीवन अप्रैल 23 के बाद से बेहतर हो जाएगा। क्या उपाय करें अच्छे व्यापार के लिए, अच्छे करियर के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहने और रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के सवालों के जवाब तो यहाँ पर पंडित जी दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हम भी कर रहे हैं आज के विषय के बारे में, जहाँ पर हम बता रहे हैं चंद्रमा के अशुभ योगों के बारे में, जिनमें से 2 योग के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और क्या प्रभाव उसका होता है और क्या उपाय आप कर सकते हैं उन प्रभाव से बचने के लिए। अब आते हैं तीसरे योग की तरफ और तीसरा जो योग है अशुभ योग, वो है विष योग। क्या होता है ये और इसको किस प्रकार आप ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। चंद्रमा का जो तीसरा अशुभ योग है उसे हम कहते हैं विष योग। कुंडली में शनि और चंद्रमा का अगर संबंध है तो ये विष योग बना देता है, विष जैसा प्रभाव पैदा करता है। और अगर शनि चंद्रमा को देख रहा है, शनि चंद्रमा के साथ रहने पर तो ये योग बनेगा ही। अगर शनि चंद्रमा को देख रहा है तो ये योग काफी भयंकर हो जाता है। ये योग अवसाद यानी डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। इस योग की एक बड़ी खूबी भी है। शनि चंद्रमा का ये विष योग कभी कभी व्यक्ति को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देता है। व्यक्ति स्पिरिचुअली जीवन में बहुत तरक्की कर पाता है। तो विष योग का ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव यह है कि ये मन में डर पैदा करता है, वहम पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है, अवसाद पैदा करता है। लेकिन अगर विष योग वाले व्यक्ति को सही गुरु मिल जाए तो ये योग आध्यात्मिक भी बना देता है। इस योग के होने पर क्या करना चाहिए?
अपना खाना पीना बिल्कुल शुद्ध करिए, दुरुस्त करिए और अपनी जीवनचर्या, अपना रूटीन भी बिल्कुल ठीक करिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए और शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा हर शनिवार को शिवलिंग पर अर्पित करिए। साथ ही साथ रोज शाम को शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। विष योग के मामले में दो उपाय बड़े बेहतरीन काम करते हैं। एक, शनिवार को शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाए और दूसरा, रोज शाम को शनि मंत्र का जप किया जाए तो विष योग का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। तो अलग अलग अशुभ योगों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है। 3 योगों के बारे में हमने आज पंडित जी से जानकारी ली और उपाय भी आपको बताए हैं किस प्रकार इन तीनों अशुभ योगों के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। फिलहाल आगे आप बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। मन की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। तमाम जीवन की समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि दिन की मुश्किलें कम हों तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मध्यम भाग्य से थोड़ा कम भाग्य रहेगा। मेहनत ज्यादा करनी होगी, फायदे थोड़े कम होंगे। तो चलिए, तो बात होगी सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बताया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतेगा, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा और इसके अलावा आज हमने जाना चंद्रमा के अशुभ योगों के बारे में भी और उनसे जुड़ी हुई क्या कुछ उपाय हैं जिनसे आप बच सकते हैं इन योगों के प्रभाव से, ये भी आपने जान लिया। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के हमारे आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं जो आखिरी ईमेल है, जो आज का आखिरी सवाल है, वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आखिरी प्रश्न हमें कुंदन कुमार जी ने लिखा है। पटना से लिखते हैं, पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के 11:30 और जन्म का स्थान है पटना। कुंदन जी कह रहे हैं कि कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनका अपना पैसा भी काफी फंस गया है और कर्जा भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो कर्जे से छुटकारा कब मिलेगा, इनका भविष्य कैसा है और आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कुंदन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्जे को लेके आप परेशान ना हो, क्योंकि कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो,
आप उससे फाइट करके बाहर निकल आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपकी कुंडली में जनवरी 2023 से बेहतर समय शुरू हो रहा है। आप अपना कर्जा भी चुका पाएंगे और अपने फंसे हुए पैसे भी निकाल पाएंगे। आपकी कुंडली में डायबिटीज की संभावनाएं बनती हैं, तो डायबिटीज की समस्या और यूरिन की प्रॉब्लम्स का आने वाले समय में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मधुमेह और मूत्र विकार आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक स्थिति में कर्जों के मामले में जनवरी 23 से सुधार होगा और भविष्य में पैसे रुपए को लेकर के कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के आप पहने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद उनका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की जो आप लोगों के सवाल है उसका सिलसिला हम यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन ये आज के सवाल थे, हम कल फिर हाजिर होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कुछ सवाल ऐसे जो पूछना आप पंडित जी से चाहते हैं, जिनके जवाब आप उनसे चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं जन्मदिन पर। 22 नवंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 22 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से आपको बचना होगा। हालांकि आने वाले साल में धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। अक्टूबर से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन तब तक आप अपने जीवन में सावधानी बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का रोज सुबह शाम पूरे साल भर जप करिएगा, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आज की जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और सवाल यह है पंडित जी, क्या नृसिंह भगवान का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर लगाना चाहिए। नृसिंह भगवान का चित्र, लोग कहते हैं कि बड़ी हिंसा है, बड़ा वायलेंस है, और राक्षस का वध करते हुए वो चित्र लगाना ठीक नहीं होगा। नृसिंह भगवान का स्वरूप जरा उग्र स्वरूप है, इसलिए सामान्यतः घर में नहीं लगाना चाहिए। क्या सच है? देखिए, नृसिंह भगवान का वो स्वरूप जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, ये वाला जो चित्र है जिसमें हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखे हुए हैं और नाखूनों से उसका पेट फाड़ रहे हैं, हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, ये चित्र विशेष चित्र है और विशेष उपासना के लिए ही लगाना चाहिए। सामान्य दशाओं में इस चित्र का प्रयोग ना करें। भगवान नृसिंह का वो चित्र जिसमें उनकी गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं, ये वाला चित्र उनका मृदु चित्र है, सॉफ्ट चित्र है। ये चित्र लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नृसिंह भगवान का चित्र आप लगा सकते हैं, लेकिन मृदु चित्र लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, जिज्ञासा जो आज की थी हमारी, उसको भी पंडित जी ने दूर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर उनसे जान लेते हैं, मंगलवार 22 नवंबर का क्या है पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की।
दिनांक 22 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। कर्ज से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन इसका फायदा शुभ पहर में ही ज्यादा होगा। और शुभ पहर है 22 नवंबर मंगलवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुभ पहर पे आपने जान लिया है और अब पंडित जी से जान लेते हैं गुड लक राशि के बारे में कि आज कौन सी राशि के बारे में कुछ खास हमें पंडित जी बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। और उसमें आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला, लिब्रा। सामान्यतः इनको संपत्ति का सुख आसानी से मिल जाता है। इनको प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादा मुश्किलें नहीं होती और इनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती ही है। चतुर्थेश योग कारक है इनका शनि, इसलिए तुला वालों को संपत्ति को लेकर के सामान्यतः जीवन में समस्या नहीं होती। संपत्ति लाभ के लिए इनको भगवान शनि की उपासना करनी चाहिए, उससे इनको संपत्ति का लाभ आसानी से होता रहता है। और चलिए अब गुड लक राशि के बारे में भी हमने जान लिया है और आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय। तो आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार उस महा उपाय से आप भी लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी। जी, अगर आपका मन हमेशा परेशान रहता हो, छोटी छोटी बातों पर आप तनाव पालते हो, अपने को लेके, लोगों को लेके मन में बेवजह की चिंताएं रहती हों, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जब आप नहाते हैं तो एक बाल्टी पानी में जरा सी चंदन की खुशबू डाल दीजिए, चंदन की सुगंध डाल दीजिए और उस जल से स्नान करिए। सोते समय सर अपना दक्षिण दिशा की तरफ रखिए और महीने में 2 एकादशी आती है और एक पूर्णिमा आती है, इसका उपवास रखिए। 3 नहीं भी रख पाते तो जो 2 एकादशी आती है उसका उपवास आप रखिए। इसका उपवास रखने से आप अपने मन को काबू में कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों की जो चिंता है, छोटी छोटी बातों का जो तनाव है, वो तनाव दूर हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ चंद्रमा के 3 अशुभ योगों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, क्या उसका समाधान है, ये बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।